तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। डन। अब देखो ए इनफाइनाइट प्लेन शीट होता कैसा है, तो हमने इसका ऑलरेडी करके देखा है स्टार्टिंग में जब हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़े थे वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो ये कुछ देखने में ऐसा होता है। डन। ये कुछ देखने में ऐसा होता है, यहाँ तक बातें क्लियर है। डन। ये कुछ देखने में आपका ऐसा होता है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहे होते हैं, ऐसे निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। और हमने इसको कैसे समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के। तो ये इस डायरेक्शन में निकल रहा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यहाँ से भी ऑपोजिट में भी निकल रहे होते हैं और ये भी क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ये यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो इसी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और हमने जब चार्ज डेंसिटी पढ़ा था तब मैंने दिखाया था कि इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेट आपका क्या आ जाता है, एक इक्वेशन आता है इंटीग्रेशन का जो हम नहीं सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका ईजी वे यहाँ पे है, तो इसको देखते हैं। चलो, तो पहला बात एक चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी गिवन दिया है उसको लिखते हैं। पहले गिवन हमारे पास दिया है एक चार्ज शीट। इसमें क्या है, चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं। मैं इसको यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे कुछ चार्जेस को ही बना रहा हूँ। डन। चार्ज शीट है, बस मैंने कुछ ही चार्जेस को बनाया है। डन। क्योंकि ऐसे भी फिगर थोड़ी देर बाद देखने में अटपटा लगेगा आपको। अब मुझे यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेना है। डन। ये तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गए। इस डायरेक्शन में क्या है, सारे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे भी है, एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है। और इसके पीछे में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। अब मुझे गॉसियन सरफेस लेना है। अगर मुझे अप्लाई करना है गॉस लॉ तो मुझे गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो मैं यहाँ पे कैसा गॉसियन सरफेस लूँगा, अगेन यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूँगा। लेकिन ये वाला पहले जैसे लाइन चार्ज के लिए हमने ऐसा वाला लिया था सीधा वाला, यहाँ पे ऐसा वाला लेने वाले। क्यों लेने वाले अभी आपको पता चल जाएगा। ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर r डिस्टेंस है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है। सिमिलरली सेम r डिस्टेंस पे यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। डन। एक ऐसा फॉर्म में रहेगा, एक सिलेंडर का फॉर्म में रहेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। डन। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ऑब्वियसली यहाँ बीच में क्या कर रहा है, कुछ चार्जेस को इंक्लोज भी कर रहा होगा। डन। इसके अंदर कुछ चार्जेस को इंक्लोज भी कर रहा होगा। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। डन। तो ये हमने कुछ सेटअप बनाया। अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, अभी आपको निकालना है एरिया वेक्टर। यहाँ पे कितने सरफेस है भाई दबे बताओ, एक क्लोज फिगर है, इसमें सरफेस कितने हैं, 3 सरफेस। लेट्स से ये पहला सरफेस है, दूसरा है कर्व सरफेस दैट इज ds2, तीसरा यहाँ पे एक और सरफेस है ds3। अब सरफेस के हमेशा क्या आता है, जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो ये इसका फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर है। थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा, बराबर। और यहाँ पे जो कर्व सरफेस होता है वो क्या रेडियली आउटवर्ड होता है। तो मतलब ये मेरा बन जाएगा कुछ सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड में। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। डन। तो यहाँ पे देखो इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे θ1 कितना आ गया तुम्हारा, 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, एरिया वेक्टर है अपवर्ड में, एंगल कितना 90 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। तो यहाँ भी θ 0 डिग्री। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हाँ, हमें हर पॉइंट में, अगर आप ए पॉइंट पे देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों पे सेम। यहाँ तक हमें गॉस सरफेस ले लिया। तो पहला हमें जो कंसिडरेशन लिखना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में लेट अस कंसीडर हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस हुज एक्सिस इज, इसका एक्सिस क्या है, इज नॉर्मल है 90 डिग्री में एक्सिस, ठीक है। एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन शीट के ऊपर में लिया है। डन। अगर ये मेरे पास एक पेपर होता तो मैं इसके ऊपर ऐसा एक ले लेता। डन। ये अगर मेरे पास एक पेपर होता तो मैं ऐसा करके एक सिलेंडर सरफेस लेता जो इस पेपर को दोनों तरफ से इक्वली काट रहे होते। डन। ऐसा कुछ मैं सेटअप लेता। डन। ये बातें क्लियर है, ऐसा कुछ मैं सेटअप लेता। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ तक बातें क्लियर, क्योंकि एक इनफाइनाइट शीट है। डन है। तो ये हमने ले लिया। यहाँ तक बातें क्लियर, पहला स्टेप हमने लिख दिया। डन। अब देखो we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ में, एट पॉइंट P which is at a distance कितना r,
फ्रॉम द शीट। तो हमने फर्स्ट स्टेप लिख लिया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल निकालना है। दैट इज स्टेप 2 शुरू करते हैं। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको मैं कितने पार्ट में तोड़ने वाला हूँ, यहाँ पे कितने सरफेस आ गए, 3 सरफेस आ गए। दैट इज एक तो तुम्हारा सरफेस 1, एक तुम्हारा ए वाला सरफेस दैट इज सरफेस 1, दूसरा सरफेस 2 जो कि कर्व सरफेस है, और तीसरा क्या है तुम्हारा सरफेस 3। तो मैं इसको ऐसे तोड़ के निकालने वाला हूँ। फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ई डी एस 1 एंगल कितना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दैट इज कॉस 0, यहाँ हो गया। सेकेंड सरफेस ई, यहाँ पे ई लिया, डी एस 2 कॉस एंगल कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री। डन। थर्ड सरफेस लेते हैं दैट इज S3 का निकालते हैं। थर्ड सरफेस में आपका अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना था वहाँ पे भी उतना ही है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ds बराबर कॉस कितना आएगा यहाँ पे बताओ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही, आपका ds भी वही, तो 0 डिग्री। यहाँ तक बातें क्लियर। तो इसको निकाल लेते हैं, E डॉट ds आपका क्या आया निकालते हैं एक बार। तो ये जब हम निकालेंगे तो ds, तो इस सरफेस का निकालेंगे तो एक एरिया आने वाला है। यहाँ पे मैं एरिया को a लिखने वाला हूँ। क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि एक सर्कुलर रिंग है तो इसका पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, मुझे नहीं पता है r कितना है, तो मैं इसको a ही लिखने वाला हूँ। एक सिंपल टर्म a लिख दूंगा, क्योंकि दोनों जो एरिया है वो सेम है। देख सिलेंडर का दोनों ऑपोजिट है ना, ए वाला और ए वाला, समझ लो दोनों एरिया सेम है, सिलेंडर का ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम है। यहाँ बचेगा ds1 का इंटीग्रेशन, cos 0 तो 1 कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे e ds2 cos 90 का वैल्यू 0 के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, पूरा टर्म कट के 0, प्लस सेकेंड वाले में इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, दैट इज e को बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन ds3 बच रहा है मेरे पास वहाँ पे, ठीक है, ds3। अब देखो e सेम, इस सरफेस का पूरा, इस सरफेस का छोटा छोटा एलिमेंट को हम जोड़ लेंगे तो क्या पूरा एरिया मिल जाएगा, लेट्स से a, प्लस इसका करेंगे 0 हट गया, इसका करेंगे e, इस वाले का थर्ड का e, थर्ड का भी स्मॉल एलिमेंट को जोड़ेंगे तो एरिया मिल जाएगा, और दोनों एरिया सेम होगा, क्यों, ऑपोजिट है। डन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2EA, तो a आ चुका है हमारे पास एरिया, a मतलब टोटल फ्लक्स आ चुका है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, चार्ज इनक्लोज, तो लिख लेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, दैट इज एक एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू, चार्ज किस में है, देखो ये वाला एरिया भी सेम है ना, ए जो एरिया है, ए एरिया ए वाला भी सेम, ए वाला भी सेम, दैट इज ये कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है अपॉन कितना चार्ज इसके अंदर है अपॉन पर यूनिट एरिया में। तो यहाँ से आपका Q कितना आ जाएगा, सिग्मा ए। तो हमने कितना इनक्लोज करता है चार्ज वो भी निकाल लिया। उसके बाद क्या है, अप्लाइंग गॉस लॉ एंड पुटिंग वैल्यूज, लिख दो सीधा, एंड पुटिंग वैल्यूज, दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है, एंड पुटिंग वैल्यूज, जो हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, दैट इज ए होता है क्लोज्ड इंटीग्रल गॉस लॉ के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर तुम देखो E डॉट ds हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, यहाँ पे कितना आया था 2E इंटू ए, Q इनक्लोज्ड, यहाँ पे इनक्लोज्ड Q है, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, चार्ज इनक्लोज कितना किया है, सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए वाला ए कट गया, तो तुम्हारे पास E कितना आ जाएगा, E तुम निकाल रहे थे, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग P। तुम जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, अगर तुम यहाँ निकालना चाहते हो तो इसी के डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है, तो अलोंग P। अगर तुम यहाँ निकालना चाहते हो तो इसी के डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जो हमें दिख रहा है, इसका होता है ये डायरेक्शन। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस इक्वेशन से हमें दिखता है, क्या इक्वेशन आपके R के ऊपर डिपेंड करता है, क्या इक्वेशन में कभी भी R आया, कहीं पे R आया, R मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, नहीं दिखा रहा है ना। तो इसीलिए याद रखो कि इन कौन सा एरियल चार्ज, इन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कितना दूर पे निकाल रहे हो, हर पॉइंट में सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आर का कोई फैक्टर ही नहीं है, डिस्टेंस का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो हर पॉइंट में सेम दिखा रहा है। इसीलिए याद रखना, वी कंसिडर इट a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आया बात समझ में? इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं। क्यों? हर पॉइंट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही आएगा, आर तो है ही नहीं, तो हर जगह सेम आने वाला है, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी हर जगह सेम होता है, इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्यों हम लोग एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, तो ये आपका रीज़न रहेगा। क्यों? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। डन। तो ये था आज के वीडियो में, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।